नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। 24 के सिंहासन में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे चुनावी खबरों का। देश इन दिनों लोकतंत्र के पर्व के जश्न में डूबा हुआ है। 24 में अपने पसंदीदा नेता को देश की संसद तक पहुंचाने के लिए घरों से निकलकर लोग वोट कर रहे हैं। दूसरे चरण की वोटिंग के बाद तीसरे चरण के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नेताओं ने उन सीटों की ओर रुख किया है जहां 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान होंगे और इस चरण में 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की 95 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जबकि 1351 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर होगी। गुजरात की सभी 25 सीटों के लिए वोटिंग इसी चरण में होगी और आम चुनाव के इस फेज में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और कर्नाटक की कई सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश का गुना संसदीय क्षेत्र सिंधिया के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी प्रत्याशी के रूप में लगातार अपना चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान न केवल वो काफी बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि लोगों के बीच पहुंचकर उनका समर्थन मांगने का अंदाज भी हर रोज बदल रहे हैं। लोगों के बीच जाकर जन समर्थन मांग रहे हैं और इसी दौरान न्यूज इंडिया के संपादक ओम प्रकाश ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से खास बातचीत की है। जरा सुनिए क्या कहा उन्होंने बातचीत में। खुद हैं गुना से भाजपा के प्रत्याशी, केंद्रीय उड्डयन मंत्री और वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। ज्योति जी, आप इस बार गुना में क्या खास फेस कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगातार आप गुना में बने हुए हैं, लोगों के बीच में बने हुए हैं और हर जगह कनेक्टिविटी चल रही है। आप हो, युवराज हो या आपकी पत्नी जी हो, सब जगह। देखिए, हमारा एक संबंध राजनीतिक नहीं लेकिन एक पारिवारिक संबंध इस समूचे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में है और मेरी जिम्मेदारी चारों के चारों लोकसभाओं में है। मेरा एक पारिवारिक संबंध गुना, शिवपुरी और अशोकनगर की जनता का सदैव रहा है। उनका आशीर्वाद और उनका बर्दस्त सौभाग्यशाली मैं अपने आप को मानता हूं कि मुझे प्राप्त हुआ 4 बार। पिछले बार मेरी ही कमी शायद रह गई हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उनका पूर्ण आशीर्वाद और बर्दस्त मेरे साथ रहेगा। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, उनकी योजनाओं का जो जन जन तक प्रधानमंत्री जी के प्रति एक आशा, विश्वास और एक प्यार का रिश्ता, केवल क्षेत्र की जनता नहीं, केवल देश की जनता नहीं, लेकिन केवल प्रदेश की जनता नहीं लेकिन पूरे देश की जनता पूर्ण रूप से एक विश्वास की विचारधारा के साथ उन्हें देखते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि केवल गुना नहीं लेकिन संपूर्ण मध्य प्रदेश में कमल का फूल का परचम लहराएगा। आपको सबसे ज्यादा जो 10 साल की सरकार की जिस बात को सबसे ज्यादा भुना रहे हो, आपको लगता है कि 10 साल में इतना काम करने के बाद भी लोगों को समझाना पड़ रहा है? लोगों को तो सदैव समझाना पड़ता है। कभी भी आप प्रजातंत्र में ये मत समझिए कि मेहनत और मशक्कत के बिना आप कभी भी जीत पाओगे। जीवन काल में जो भी आपका जीवन यापन का मुद्दा और लक्ष्य है, उसमें मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। आपको भी तो इतनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। तो एक जनसेवक होने के नाते जीवन में सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है जनता का विश्वास, सबसे बड़ी पूंजी होती है और इसे जीतने के लिए मेहनत मशक्कत हर व्यक्ति को करनी पड़ती है। आखिरी सवाल, क्या गुना कि लगातार आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, यहाँ से लगातार आपके परिवार के लोग रहे हैं, लेकिन गुना में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, आप अग्री करते हैं? देखिए, विकास और प्रगति का चक्र निरंतर होता है। आप देश के किसी कोने को देख लो, केवल गुना क्यों, अगर हम विकास और प्रगति करते हैं, एक मांग और एक सोच और विचारधारा पूरी होती है तो 10 और नए चीज आ जाते हैं।
युग युगांतर में एक ही चीज सदैव परमानेंट है, और वो है परिवर्तन, वो है विकास, वो है प्रगति। तो जो मेरी आजी अम्मा ने किया क्षेत्र के लिए, जो मेरे पूज्य पिताजी ने किया क्षेत्र के लिए, जो मैंने 17 साल किए क्षेत्र के लिए, हर 5 साल की अवधि में और कुछ करने की विचारधारा रहती है, और आगे बढ़ाने की विचारधारा रहती है। राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर कुछ टिप्पणी की है जिसकी बहुत आलोचना हो रही है। गांधी जी के बारे में हम क्या कहें, जिनकी सोच ही और विचारधारा ही आइडियोलॉजी की बिना हो, जिनकी सोच और विचारधारा ही पूर्ण रूप से भारत को बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन भारत को पीछे ले जाने के लिए हो, जितना भी हम कहें वो कम हो। न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैमरामैन भूषण के साथ ओम प्रकाश, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर किरकिरी का सामना करना पड़ा। इंदौर सीट से पार्टी के प्रत्याशी जो हैं अक्षय कांति बम ने नामांकन अपना वापस ले लिया है। नामांकन की समय सीमा समाप्त हो जाने की वजह से अब इस सीट पर कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता है। अक्षय कांग्रेस को झटका देने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए और वो इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक स्वर में साथ चल रहे हैं। मैंने सदैव कहा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, और जब भारत अगर आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक स्वर में एक साथ मिलकर चल रहे हैं। और आज उस श्रेणी में हमारे इंदौर के भी अक्षय बम जी उस तारतम्य में शामिल हो गए हैं। उनका स्वागत है, दिल के गहराइयों से स्वागत है। उस परिवार को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो राष्ट्रवाद सोच के साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए। जीतू पटवारी सर 12 सीटों में से 6 जीतने का दावा। अरे भाई, जो स्थिति कांग्रेस की इंदौर में है, जो उनका गृह क्षेत्र है, क्या दावा कर रहे हैं? ये वही कांग्रेस है जो दावा कर रही थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये वही कांग्रेस है जो दावा कर रही थी कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के केवल 3 और 4 सीट आएंगे। दावा तो आप अपने अहंकार में कहीं भी कर सकते हैं और करते रहिएगा। जनता आपको रास्ता दिखाने के लिए उत्सुकता से तैयार है। जैसे वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बागलकोट पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक में वसूली गैंग चला रही है। पानी के लिए टैंकर माफिया वसूली कर रहे हैं और इसका भी कमीशन कांग्रेस के लोगों तक पहुंच रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस इतने से भी संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस 2G स्कैम जैसे लाखों करोड़ों का घोटाला करने का सपना देख रही है। 7 मई को कर्नाटक वालों को लूटने वाले को सजा मिलनी चाहिए या नहीं, इसके भ्रष्टाचार का हिसाब करना चाहिए या नहीं। 2024 का चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। इन चुनावों का लक्ष्य एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना और देश को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदलना है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक सरकार का खजाना खाली कर दिया है। कर्नाटक सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी अब फंड तक नहीं बचा है। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार नहीं चला रही। कांग्रेस पार्टी यहां वसूली गैंग चला रहा है, वसूली गैंग चला रहा है। पूरी सरकार
इसी प्लानिंग में लगी हुई है कि कहां से वसूली हो, खजाने में पैसा आए और उसको लूटकर अपनी तिजोरी भरें। हमारा कर्नाटका और बेंगलुरु, जिसे दुनिया में टेक हब पर जाना जाता है, टेक हब के रूप में पूरे विश्व में हमारे कर्नाटका ने देश का नाम ऊंचा किया। आज कांग्रेस सरकार ने ये टेक हब को टैंकर हब बना दिया, टैंकर हब बना दिया। पानी के लिए टैंकर माफिया लोग मनमानी वसूली कर रहे हैं और इसका भी कमीशन कांग्रेस के लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन कांग्रेस लाखों करोड़ के घोटालों वाला स्कैम करने के लिए सपने देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, 7 मई को कर्नाटका को लूटने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कांग्रेस के भ्रष्टाचार का हिसाब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चुन चुन करके कांग्रेस को साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे? पूरे कर्नाटका में कर देंगे, हमारे बागलकोट में भी कर देंगे, पूरे इस क्षेत्र में कर देंगे। इसका एकमात्र काम सरकार में रहते हुए देश को लूटना है। उसे क्या आप इतने बड़े देश की जिम्मेवारी दे सकते हैं? मेरा सवाल अगर आप समझ सके तो जवाब देना। जवाब देंगे? जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, जिस कांग्रेस का इतिहास देश को लूटने का रहा है, क्या ऐसी कांग्रेस के हाथ में अब हम इतना बड़ा देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस के हाथ में देश दे सकते हैं क्या? कांग्रेस ने 60 साल के अपने शासन में जो उनकी पहचान बनी है, वो उनके पापों के कारण बनी है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी ने यहां कर्नाटका को भी अपनी लूट का एटीएम बना दिया है। इतने कम समय में ही इन लोगों ने कर्नाटका का सरकारी खजाना खाली कर दिया। हालत ये हो गई है कि विधायकों को विकास के लिए मिलने वाली विधायक निधि का पैसा तक समय से नहीं मिल पा रहा है और यहां के सरकारी कर्मचारी, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं, क्योंकि भारत सरकार के पास इनकी अंदरूनी जानकारियां होती है और मैं आपको चेतावनी चौंकाना चाहता हूं। वो दिन दूर नहीं है जब कर्नाटका सरकार यहां के सरकारी मुलाजिमों को पेमेंट तक नहीं दे पाएगी, पेमेंट तक नहीं दे पाएगी। ऐसी कोई योजना नहीं जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार का शिकार न हुई। और इसलिए तो देश के सभी अनुभवी लोग कहते हैं, इतिहास भी कहता है, कांग्रेस आई तबाही लाई, कांग्रेस आई तबाही लाई।
देश भर में लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है। पहले और दूसरे चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब आगामी चरणों के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ चुनावी रैली कर रहे हैं। आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक मेगा रैली करेंगे। उससे पहले उन्होंने सोलापुर में जमकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फिर से देश की सत्ता हथियाने का सपना देख रही है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि साल 2014 से पहले देश को आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कुशासन के गश्त में धकेल दिया गया था। अपने कलंकित इतिहास के बाद भी कांग्रेस फिर से देश की सत्ता हथियाने का सपना देख रही है। साथियों, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश में दलित, आदिवासी और ओबीसी लीडरशिप देश का नेतृत्व करे। ये वही कांग्रेस है जिसने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर के बाबू जगजीवन राम जी तक हर दलित नेता का अपमान किया। बाबा साहब को भारत रत्न भी तब मिला जब बीजेपी से सहयोग के केंद्र में कांग्रेस विरोधी सरकार चलती थी। भाजपा का हमेशा प्रयास रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। 2014 में आपने प्रचंड बहुमत दिया तो एनडीए ने दलित के बेटे को देश का राष्ट्रपति बनाया। 2019 में जब आपने फिर से एक बार हमें प्रचंड जनादेश दिया तो हमने देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी बेटी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में आज प्रस्तावित किया। भाइयों बहनों, मुझे गर्व है, आजादी के बाद पहली बार हुआ है। आजादी के बाद पहली बार ये दशक ऐसा आया है कि आज विधायकों की संख्या देख लीजिए, सांसदों की संख्या देख लीजिए। पूरे देश में एमएलए हो, एमएलसी हो, एमपी हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, एससी, एसटी, ओबीसी सबसे ज्यादा भाजपा के चुन करके आते हैं। आज कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले ओबीसी प्रतिनिधित्व के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। असल में इन लोगों की खुद की सच्चाई देश के सामने आ गई है और इससे ये बौखलाए हुए हैं, परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा पूरे चुनाव में ये इंडी अगाड़ी के जितने लोग हैं उनके भाषण का मुद्दा क्या है? देश का कोई मुद्दा है? सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोज नई गाली देना। दशकों तक कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया उससे ये सभी कांग्रेस और इंडी अगाड़ी से पूरी तरह छिटक चुके हैं। इस वजह से कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं। इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आम्बेडकर चाहे तो बाबा साहब आम्बेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और इंडी गाड़ी के लोग जब दलित उनके हाथ से निकल गए, आदिवासी उनके हाथ से निकल गए, ओबीसी उनके हाथ से निकल गए, ये बहुत बड़ी मात्रा में विजयी होकर के बीजेपी के साथ आते हैं, तब उन्होंने तय किया है और प्रयोग भी शुरू कर दिया है एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में लूट मारने का, और वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे इसलिए ताकत चाहिए कि मैं कांग्रेस के आपके
खिलाफ जो षड्यंत्र है उसको देश में कहीं पर भी करने न दो। कर्नाटका में उन्होंने खेल खेला। तो वहीं बिहार के बेगूसराय में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार कम्युनिस्ट की कृपा से नक्सलवाद से पीड़ित था। नक्सलवाद की कृपा से सैकड़ों युवा मारे गए। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरे बिहार और झारखंड को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। उन्होंने यहां हड़ताल, हत्या, आतंकवाद या तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की और साफ कहा कि पीएम मोदी के राज में इन सब का सफाया हुआ है। वालों, अगर भगवान न करे इनमें से इंडिया अलायंस की सरकार आई तो इन्होंने कहा था एक एक साल हम प्रधानमंत्री पद बांट लेंगे। देश इस तरह से चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है क्या? देश पर कोरोना का संकट आया, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने देश को संभाल कर बाहर निकाला। देश पर आतंकवाद का साया था, इस देश के मजबूत नेतृत्व ने, नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकाला देश को। देश में नक्सलवाद था, बिहार में भी था। नक्सलवाद का खात्मा करने का काम ये मजबूत नेतृत्व ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में ही G20 हुआ और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाने का काम भी ये मजबूत नेतृत्व किया। भाइयों और बहनों, देश को मजबूर नेतृत्व नहीं चाहिए, देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। वहीं बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम और तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। आगे तेजस्वी यादव ने कहा कि इस चुनाव में बिहार की पूरी जनता महागठबंधन को जिताने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि बिहार ने हमेशा चौंकाने वाले नतीजे दिए हैं। ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव में पूरी बिहार की जनता जो है इस बार महागठबंधन को जिताने का काम कर रही है और हमने कई बार कहा है कि चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देने का काम करेंगे। इतने बार आए हैं और कौन डरा है? जो बार बार डर रहे हैं वही ना आ रहे हैं। हम लोग तो देखिए सबका स्वागत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इतना झूठे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इतना झूठ बोला है बिहार के लोगों को, क्या क्या करने का उन्होंने वादा किया था और क्या हकीकत में हुआ वो सब लोग जानते हैं। कुछ काम जो है उन्होंने नहीं किया। नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा, पलायन, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, चीनी मिल, कोई काम जो है बिहार के हित में उन्होंने नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में रोड शो किया और अमित शाह ने गुवाहाटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार बिजुली कलिता मेधी के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो में मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भवेश कलिता, बीजेपी उम्मीदवार समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। तो देखिए, बीजेपी प्रत्याशी हो या फिर बीजेपी के समर्थक हो, जन सैलाब किस तरह से उठा हुआ है ये आप देख सकते हैं साफ साफ इस वीडियो में। लोग हाथों में बीजेपी का तिरंगा लेकर पहुंचे हुए हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। रोड शो किया गया, इसके जरिए अपील की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी उम्मीदवारों को वोट दिया जाए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने देवेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार किया और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। कहा कि पीएम मोदी और आरएसएस मिलकर संविधान को खत्म करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने किसान युवा के साथ धोखा किया। अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो आरक्षण में लगे 50% के कैप को हटा देंगे।
हम इससे ज़्यादा का आरक्षण देंगे। वहीं किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और एमएसपी का कानून भी कांग्रेस लेकर आएगी। पीएम पर बरसे राहुल गांधी, आरएसएस संविधान खत्म करना चाहती है, ये बात भी कही। रक्षा मंत्री और लखनऊ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार राजनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल करने से पहले हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं आपको बता दें कि राजनाथ सिंह लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लखनऊ में 20 मई को मतदान होगा। राजनाथ सिंह के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होने पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैंने बदलता हुआ लखनऊ देखा है। आज यहां फ्लाईओवर है, मेट्रो है, हर तरह के पार्क हैं, सड़कें हैं, लाइट है और साथ ही गलियां हैं। लखनऊ का बहुत तेजी से विकास हुआ है और जो काम अटल जी के समय में शुरू किया गया था उन सभी को राजनाथ सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़ा दिया जाएगा। और आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। नहीं, मैं लखनऊ में पढ़ा हूँ, लखनऊ में बाल्यकाल से रहा हूँ और मैंने बदलता हुआ लखनऊ देखा है। जो यहाँ पर आज फ्लाईओवर है, यहाँ पर मेट्रो है, तमाम प्रकार के पार्क हैं, सड़कें हैं, लाइटें हैं, स्ट्रीट है। बहुत तेज़ी से लखनऊ का विकास हुआ है और अटल जी के समय में जो काम शुरू हुए थे उन सबको माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया गया है और पूरा देश आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है और लोगों में जोश है, जुनून है हर जगह। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा अपने वक्तव्यों के माध्यम से चर्चा में बने रहते हैं। जिन्हें भारत के इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है वो इस प्रकार की अनगढ़ टिप्पणी ही करेंगे। जिन लोगों ने अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है वो भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ हास्यास्पद ही होगा। भारत की एक समृद्ध परंपरा रही है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि राहुल गांधी बोलते समय उन राज्यों की योगदान को क्यों भूल गए जिन्होंने भारत को बनाने में योगदान दिया, जिन्होंने हिंदुस्तान का इस्लामीकरण करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, जिन लोगों ने अत्याचार की कमी सभी को गिनवाया था और साथ ही सीमाओं को लांघ डाला था। राहुल गांधी को इसके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का जल लौटेंगे। चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। एटा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीरों को लेकर बड़ा फैसला लेंगे और अग्निवीर प्रक्रिया को खत्म करके पहले की तरह ही सेना में बहाली शुरू की जाएगी। अखिलेश ने आगे कहा कि केंद्र सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है, लोग महंगाई से परेशान हैं। अपनी फसल की कीमत ले ले, न कीमत दे पा रही है, लेकिन महंगाई कर करके एटा वालों से बहुत पैसा ऐंठा है इन्होंने। इतना पैसा ऐंठ लिया है, महंगाई बढ़ा के जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। महंगाई बढ़ गई 10 साल में, हर चीज की कीमत बढ़ा दी और हमारे किसान भाई जानते होंगे लागत बढ़ाई जा रही है लगातार। यहां के हमारे किसान भाइयों को वो समय भी याद होगा जिस समय किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था। बहुत सारे किसान भाई समर्थन में गए थे और जो पहुंच नहीं पाए थे वो अपनी जगह रह करके समर्थन कर रहे थे। बीजेपी के लोगों ने इस आंदोलन को रोकने के लिए बड़ी बड़ी आरसीसी की दीवार लगा दी, सड़कों पे कीलें ठोक दी, डीजल ट्रैक्टरों को भरने नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी देश के किसान वहां इकट्ठा होकर के धरने पर बैठ गए। यूपी के बदायूं में तीसरे फेज में मतदान किया जाएगा और इसको लेकर हमारे संवाददाता प्रमोद गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री BL वर्मा से खास बातचीत की है। जरा सुनिए।
आज हमारे साथ इस समय मौजूद है BL वर्मा जी। हम उनसे पूछेंगे किस तरह का आज का जो कार्यक्रम था वो किस तरह से देखते हैं। देखिए, बिलसी विधानसभा क्षेत्र में आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सभा थी और बिफोर टाइम आने के बाद में भी इस तरह से ओवरफ्लो कर रखने की जगह नहीं, तो ये भाजपा कार्यकर्ताओं का बिलसी विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरी लोकसभा बदायूं का उत्साह है और हम कह सकते हैं कि बदायूं 2 लाख से ज्यादा अंतर से जीते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 80 के 80 कमल खिलाने वाले। जिस तरह से आंवला पर आज सभा की है और बदायूं सभा की है, यहाँ पर आक्रोश देखने को मिला था। कल परसों प्रदर्शन हुआ था क्षत्रिय समाज का, आज मंच पर दिखे हैं। क्या कहेंगे कि अब क्षत्रिय समाज हमेशा से भाजपा के साथ था, भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ रहेगा। हमेशा स्वाभिमान सम्मान जो है क्षत्रिय समाज का जो रहता है वो भाजपा ने दिया। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार VD शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश में हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया है। उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम किया है। जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है और इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें जीतेगी। ये राहुल गांधी और राहुल गांधी का परिवार, कांग्रेस एक परिवार तक सिमट के रह गई है और हमेशा से वो यही करते रहे हैं, फूट डालो राज करो। कांग्रेस और कांग्रेसियों के जीन्स में, खून में अंग्रेजों के जीन्स आज भी हैं और उसी का दुष्परिणाम है कि उन्हें डिवीजन ही दिखाई देता है। फूट कैसे डाली जाए, हर चुनाव में हर प्रकार से फूट डालने का काम कैसे किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्षों में देश की राजनीति का परिदृश्य बदल दिया। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर जो काम किया। बिहार के सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने अपना नामांकन दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के दौरान पूरा लालू परिवार उनके साथ मौजूद रहा। पिता लालू प्रसाद यादव, मां राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती भी साथ में पहुंचे थे। नामांकन के बाद हुई जनसभा में रोहिणी आचार्य ने कहा कि मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने सारण में नहीं आई हूं। सारण में मैं अपना सब कुछ छोड़कर आ चुकी हूं। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, बल्कि आप ही की बेटी बहन हूं। वहीं दूसरी ओर छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित रैली में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बाबा साहेब के संविधान को किसी भी सूरत में बदलने नहीं दिया जाएगा। वहीं तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पीएम ने जितना वादा किया उसे पूरा कभी नहीं किया। ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव में पूरी बिहार की जनता जो है इस बार महागठबंधन को जिताने का काम कर रही है और हमने कई बार कहा है कि चौंकाने वाला रिजल्ट हम लोग देने का काम करेंगे। इतने बार आए हैं और कौन डरा है? जो बार बार डर रहे हैं वही ना आ रहे हैं। हम लोग तो देखिए सबका स्वागत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी इतना झूठे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इतना झूठ बोला है बिहार के लोगों को, क्या क्या करने का उन्होंने वादा किया था और क्या हकीकत में हुआ वो सब लोग जानते हैं। कुछ काम जो है उन्होंने नहीं किया। नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा, पलायन, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा, चीनी मिल, कोई काम जो है बिहार के। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी की है। कांग्रेस की इस लिस्ट में उड़ीसा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। कांग्रेस ने उड़ीसा की 2 लोकसभा सीट के उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तो वहीं राज्य में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। हालांकि अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। पार्टी ने इन दोनों ही सीटों पर अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस ने उड़ीसा के संबलपुर लोकसभा सीट से अब नागेंद्र प्रधान को उम्मीदवार बनाया है और इससे पहले पार्टी ने दुलाल चंद प्रधान को टिकट दिया था, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया। जबकि लोकसभा सीट पर पार्टी ने सुरेश महापात्रा को उम्मीदवार बनाया है और इन्हें पार्टी ने कटक सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं पंजाब की 4 सीटों के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं।
चुनाव के चलते पंजाब में कांग्रेस के 4 और उम्मीदवारों के टिकट फाइनल हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। लुधियाना से राजा वड़िंग, गुरदासपुर से सुखजिंदर रंधावा और साथ ही आनंदपुर साहिब से विजय इंदर सिंगला और खंडूर साहिब से कुलबीर जीरा को कांग्रेस उम्मीदवार घोषित किया गया है। ऐसे में अब पंजाब में लोकसभा चुनाव काफी रोचक हो चुका है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन सभी उम्मीदवारों के नाम का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने राजा बरार को लुधियाना लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि सुखविंदर सिंह रंधावा को गुरदासपुर, कुलबीर सिंह जीरा को खाडूर साहिब से और विजय इंदर सिंह को आनंदपुर साहिब सीट से टिकट दिया गया है। वहीं गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सुखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं हाईकमान पंजाब के नेताओं को और विशेष तौर पर गुरदासपुर के नेताओं का धन्यवाद करता हूं। आम आदमी पार्टी को मैं बीजेपी की बी टीम समझता हूं, वो इनसे अलग नहीं है। जब हमारे समय में किसान आंदोलन हुआ तो हमने दिल्ली तक किसी को नहीं रोका, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने किसानों के साथ क्या किया, ये दोनों मिले हुए हैं। जो मेरे को जिम्मेदारी दी है और मेरे में फेथ उन्होंने किया है कि वहाँ मेरे को भेजा है। सबसे पहले तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और पंजाब के जो लीडर हैं और ख़ास करके गुरदासपुर के जो लीडर हैं उनका मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मेरे को कैंडिडेट बनाया। और साथ साथ जो आपने कहा कि बीजेपी भी है, तो राजस्थान 1.5 साल से मैं बीजेपी के साथ ही लड़ाई करके आया हूँ। और जो कहते थे कि राजस्थान की वन साइडेड है, तो हमने वहाँ भी बीजेपी को बता दिया कि कैसे इलेक्शन लड़ी जाती है। तो जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर साहब अब पार्लियामेंट की इलेक्शन में एक एक कंस्टिट्यूंसी में 3-3 बार गए हैं और इनके 5-5 लीडर एक एक कंस्टिट्यूंसी में गए हैं, तो देखना वहाँ भी इनसे आगे हम आएंगे। दूसरी पंजाब की जो बात है, इन्होंने जो कैंडिडेट बीजेपी के आम आदमी पार्टी को मैं बीजेपी की बी टीम समझता हूँ, वो इनसे अलग नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का कुनबा सेक्स स्कैंडल के आरोपों में घिर गया है। देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनकी मेड ने यौन शोषण का एफआईआर दर्ज करवाया है। केस हासन के थाने में दर्ज कराया गया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया कि प्रज्वल के करीब 200 वीडियो हैं। दावा किया गया है कि वायरल वीडियो में दिख रही महिला खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहा है। वहीं इस मामले को लेकर कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। दक्षिण चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की बात कर रही है। उन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को कुचल दिया है। मैं आपातकाल की पीड़िता हूं। मेरे पिता सभी पत्रकारों और नेताओं को जेल में डाल चुके हैं। उनका चुनाव कराने का मन नहीं था। कांग्रेस ने कई राज्यों की सरकारें भंग कर दी, इसलिए वो लोकतंत्र के बारे में बात नहीं कर सकते। Will be more 2-digit number. Definitely we will win more seats, and we have our honorable Prime Minister. We are facing the election with the strong leadership, and we are very happy that our honorable Prime Minister schemes have reached each and every house. Today, JP Nadda roads also in there. Yeah, we are strengthened by our honorable Prime Minister visit and all the honorable leaders visit. Congress saying that BJP is a B team of BRS. Now, how can they say that? Because we are fighting against them, and it is just a false propaganda. That's all.
केंद्रीय मंत्री और संबलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उड़ीसा की अस्मिता, उड़ीसा की भाषा, उड़ीसा की संस्कृति आज समस्या में है। कुछ बाहरी लोग उड़ीसा के हितों को हड़पना चाहते हैं और इसी के खिलाफ नाराजगी है। लोग इस बार मोदी जी के साथ आएंगे, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उड़ीसा में भी पहली बार बीजेपी की सरकार होगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं उड़ीसा की ये मध्यांचल में, ग्रामीण इलाका में, आदिवासी इलाका में, किसानों के इलाका में, पिछड़े इलाकों में नरेंद्र मोदी जी के प्रति कितनी आकर्षण है। मोदी जी ने कल ही कहा अपार संभावना के राज्य इस उड़ीसा को देश में 1 नंबर बनानी है, उड़ीसा की सेवा करनी है, विकसित भारत में उड़ीसा सबसे 1 में रहेगा। यही प्रधानमंत्री जी ने कल निवेदन किया है। उड़ीसा की अस्मिता, उड़ीसा की भाषा, उड़ीसा की संस्कृति आज समस्या में है। कुछ बाहरी लोग उड़ीसा की हित को हड़पना चाहते हैं, उसके खिलाफ ये नाराजगी है। लोग इस बार मोदी जी के साथ आएंगे, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और उड़ीसा में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ये दीवारों में लिखा हुआ है, स्पष्ट दिखता है। क्या मिला है? रोजगार नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिला, स्वास्थ्य सेवा खराब है, किसानों को पानी नहीं मिला, माताओं को घर में पानी की घोर किल्लत है, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है। तो मिला क्या है? इस बदमाशों की, बेईमानों की तख्त इस बार बदलेगी, ये बात पक्की है। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान कलाकारों के साथ नृत्य किया। वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, जिसमें आप देखेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस तरह से सांस्कृतिक नृत्य करती नजर आ रही हैं। और यहाँ पर डांस की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में कलाकारों के साथ नृत्य करती नजर आई खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से अपने इस्तीफा पर अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि पीसीसी की गरिमा बनाए रखने की जरूरत है। उम्मीदवारों की आधिकारिक घोषणा से कम अनौपचारिक तौर पर तो पीसीसी को सूचित किया जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने ऐसा नहीं किया। लवली ने अपने मन की पीड़ा को जाहिर करते हुए कहा कि मैं ऐसे हालात में पीसीसी अध्यक्ष के रूप में काम करने में असमर्थ हूं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने कहा कि अगर अनुमति देता है तो मैं कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता के रूप में करने के लिए तैयार हूं। खुद की असमर्थता जताइए कि मैं जो है असमर्थ हूँ इस हालात में अपना 100% डिलीवर करने के। अब मैंने तो अपने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी थी, अनफॉर्चुनेटली वो चिट्ठी लीक होगी। आपके पास भी, आप बताइए आपको मैंने दी है क्या? तो यही देखना चाहिए कि कहाँ से लीक हुई। तो मेरी मंशा जो है केवल ये थी कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ और ये रीजंस हैं जिससे मैं कांग्रेस के वर्कर का सामना नहीं कर पा रहा। और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। अब जिस तरीके से मेरे खिलाफ बयानबाजी हो रही है, प्रभारी बयान दे रहे हैं, आप पार्टी से दिला रहे हैं, मैं तो कार्यकर्ता रहना चाहता हूँ अगर ये रहने देंगे तो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कुछ लोग आजकल बोलते रहते हैं कि बिहार में पहले बहाली नहीं होती थी। हमने बहाली की तेजस्वी यादव को साथ रखकर मैंने ही समझाया था कि हमने तय किया है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, और जब काम हो गया है तो वो कहते हैं कि उन्होंने किया है। उन्होंने क्या किया है? 2005 से लेकर 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और लाखों लोगों को रोजगार दिया है। अगले साल चुनाव के समय तक हम लोगों का ये काम भी पूरा हो जाएगा। लोग आजकल बोलता रहता कि यहाँ कोई बहाली नहीं होती थी, हम बहाली के कुछ लोग हम लोग साथ रखे, उसको हम ही समझाए थे कि हम लोग जो है तय किए हुए हैं कि 10 लाख नौकरी करेंगे और उसके लिए हम काम कर रहे थे। तब कुछ हो गया तो पता हम किए, वो क्या किया उन लोगों को मालूम है। 5 से लेकर के 20 के बीच में हम लोगों ने सरकार में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने तय किया था
कि 10 लाख लोगों को 20 के बाद हम लोग सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 4 लाख लोगों का हो गया, 1 लाख भी अभी पूरा और हो गया है और 3 लाख का काम चल रहा है। तो अगले साल जो चुनाव का समय हम लोगों का आएगा, उस समय तक आप समझ लीजिए हम लोगों का ये काम सब पूरा हो जाएगा और जरूरत होगा तो और पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने रोड शो किया। शिवराज सिंह चौहान के रोड शो में लोगों का हुजूम देखने को मिला है। दिखा रहे हैं रोड शो के, जिसमें शिवराज सिंह चौहान आपको नजर आ रहे होंगे। रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन बीजेपी ने और खुद शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील करते भी नजर आए। तो विदिशा में लोगों से वोट की अपील करते नजर आए शिवराज सिंह चौहान। रोड शो किया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान की ओर से। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों से मतदान करने की अपील करते नजर आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। हालांकि इसके जरिए एक शक्ति प्रदर्शन करने की भी कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, शिवराज सिंह चौहान की ओर से। बीजेपी नेता संबित पात्रा के खिलाफ बीजू जनता दल ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक को उतारा है। पुलिस अफसर से राजनेता बने अरूप पटनायक उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक के भरोसेमंद लोगों में शुमार है। 2019 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बीजेडी के साथ राजनीति सफर की शुरुआत की थी। आज संबित पात्रा ने पूरी सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते हुए कहा कि मैंने 5 सालों तक यहां रुककर जनता के सुख दुख में उनका साथ दिया है। लोगों के दिल की गहराइयों में मैंने जगह बनाई है। संबित पात्रा ने कहा कि जनता इस बार मुझे मौका जरूर देगी। आज मैंने पूरी लोकसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। आज मैंने कुछ कागजों में हस्ताक्षर किया, मगर ये तो सिर्फ कागज थे। विगत 5 वर्षों में मैंने हृदयों में, दिलों में हस्ताक्षर किया है। 5 वर्ष में यहाँ रह करके मैंने काम किया है। लोगों के साथ उनके दुख में, उनके सुख में मैंने भागीदारी निभाई है। तो स्वाभाविक रूप से जो हस्ताक्षर दिलों में हुआ है, वो हस्ताक्षर जो मोदी जी का हस्ताक्षर है, मोदी जी के प्रति जो लोगों के मन में प्यार है, मोदी जी के प्रति जो लोगों के मन में विश्वास है, मोदी जी की जो गारंटी है, उसके आधार पर ये निर्वाचन होगा, यह चुनाव होगा। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी न केवल पूरी की लोकसभा सीट जीतेगी, अपितु 7 विधानसभा सीट भारी बहुमत से जीतेगी। चलिए इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं और वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। वापस गोली मत चला। आज लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी ने तय कर दिया जिस दिन से वो प्रधानमंत्री बने हैं कि बॉर्डर पर कहीं भी गोली चले, जब तक उस जगह को तुम साफ न कर दो तब तक अपनी गोली बंद न करो। पाकिस्तान ने उरी में दुस्साहस किया और हमारे कैंप पर हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा इसका हिसाब दिया जाएगा और 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके घर में घुस के दुश्मनों का सफाया किया। लेकिन आपको हम याद दिलाना चाहते हैं, ये जो कांग्रेस के देशभक्त है ना, ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे थे। देश लड़ रहा था और ये सबूत मांग रहे थे। ये रेवंत रेड्डी की जो जमात है ना, ये देश के साथ खड़े होने वाली नहीं है।
ये सबूत मांग रही थी हमारे जवानों से। जब पुलवामा की घटना घटी तो मोदी जी ने कहा, कोई प्रधानमंत्री ने आज तक दुनिया के किसी भी अध्यक्ष ने या राष्ट्रपति ने नहीं कहा जो मोदी जी ने कहा। मोदी जी ने कहा, पाकिस्तान तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और 10 दिन के अंदर मोदी जी ने एयर स्ट्राइक किया बालाकोट में और दुश्मनों के कैंप। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।